गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो सर, जून का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक कर लिया था, उसके आगे फिर हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सबको चंद्रयान 3 मिशन की। तो फाइनली हम लोगों ने अचीव कर लिया सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मून। अभी तक कोई भी कंट्री वहां तक नहीं पहुंच पाया। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम चौथे देश बन गए और उस पोर्शन ऑफ द मून तक पहुंचने वाले हम पहले कंट्री बन गए। तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है जो सालों से इसरो की मेहनत थी। ऐसा नहीं कि आज ही के दिन, एक कुछ महीनों की मेहनत थी, कुछ सालों की थी। ये बहुत सालों की मेहनत थी। जब से इसरो का फॉर्मेशन हुआ है तब से लेकर अभी तक वहाँ जो पैशनेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने विक्रम साराभाई से लेकर अभी तक के सोमनाथ जी तक जितने भी आपके इसरो हेड रहे हैं, उन्होंने इसरो को इस मुकाम तक पहुंचाया। उम्मीद है आने वाले दिनों में भी ऐसी चीजें आपको और देखने को मिलेंगी। अरुणाचल जीके का आपका बुक तो देखो, मैंने बहुत सारी देखी है लेकिन सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था, अरुणाचल में हिस्टोरिकल साइट के रिलेटेड आया था। तो एक बुक थी, नाम तो मुझे याद भी नहीं तो क्या बताऊंगा। तो एक स्टूडेंट ने शेयर किया था, तो उसमें गलत डेटा दिया था। मैंने फिर उसको रेफरेंस दिया था अरुणाचल गवर्नमेंट वेबसाइट का, तो वहाँ से क्वेश्चन करेक्ट था। ठीक है। तो इस वजह से मैं बुक तो रेफर नहीं करूँगा, इसलिए मैं अपने नोट्स ही रेफर कर सकता हूँ। ठीक है। नोट्स आप मेरे पढ़ सकते हो। मैंने एक पीडीएफ बनाई है अरुणाचल जीके की, उसमें भी हम और ऐड ऑन करवा रहे हैं। और भी चीज़ें आपको उसमें ऐड ऑन जो भी होती जाएंगी, एक्स्ट्रा में मिलती जाएंगी। और हम भी क्योंकि भारत चांद पर आज चल रहा है। अच्छा, इसलिए आप क्लास कर रहे हैं, चलो भाई बढ़िया है। ठीक है। हाँ, मून देखो अब, जो आपका इसरो का जो आपका विक्रम था, है ना। विक्रम तो लैंडर था जो वहां पर लैंड हो गया। अब उस विक्रम में से एक रोवर निकलेगा। रोवर मतलब एक गाड़ी निकलेगी, उस गाड़ी का नाम है प्रज्ञान। ठीक है। प्रज्ञान का काम क्या रहेगा? सैंपल्स कलेक्ट करना, इमेजेस भेजना, और ये चेक करना कि मून पे पानी है या नहीं है। और मून के जो सैंपल्स हैं उन्हें कलेक्ट करना। ठीक है। और चांद पे पानी को भी चेक करना। जो चंद्रयान 1 ने डिटेक्ट किया था कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, उसी को ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है। हाँ, पानी ढूंढेगा, उस पानी से चाय बनाएगा। पीडीएफ देखो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ वैसे तो। ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट वहां से नहीं हो रहा तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, 9990784642। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करने के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। मून में शायद घोस्ट होता होगा, घोस्ट का तो पता नहीं, एलियन शायद होते हैं। ठीक है। तो हो सकता है किसी दिन प्रज्ञान किसी एलियन की इमेज भेज दे। चलिए। ठीक है। तो एक बार पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, रिसेंटली द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हैज बीन रीनेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? भोपाल, जयपुर, न्यू दिल्ली, कोलकाता। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर था न्यू दिल्ली। इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कोट ऑफ नेशनल वाटर मिशन विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़? What is the name of the mascot of National Water Mission, which has been recently launched by Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar?
बिल्कुल, इसका नाम क्या था? पीकू नाम था। ठीक है, ये हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। और कौन सा कर लिया था? ई के वाई सी ये नहीं किया था। आई थिंक ये भी नहीं किया था। हाँ, ये कर लिया था क्या? हाँ, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। आई थिंक ये भी नहीं किया। हाँ, अभी ये भी नहीं किया था। आर्टेमिस अकॉर्ड वाला मुझे याद है, हो गया था। किसी को याद है कहाँ तक हो गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 80 भी हो गया था। हाँ, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में एनपीसीआई वगैरह आपको बताया था। कलवरी भी मैंने आपको बता दिया था। एशिया अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप, ये बता दिया था क्या? हाँ, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था। 82 तक हो गया था। स्नूकर चैंपियनशिप, एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? रैयान राज ने। किस कंट्री में हुआ था सर ये गेम? ये हुआ था आपका ईरान में हुआ था। ठीक है। हाँ चलो, 82 तक सर हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मिस हो गया, कोई बात नहीं। 82 तक हो गया था। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Recently, the Asia Pacific Plant Protection Commission has unanimously elected which of the following countries as chair of the Standing Committee on Integrated Pest Management for 2023 से 2024? इसका आंसर क्या है? देखो, एक कमीशन है, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। मतलब इसका मेन काम क्या है? जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना एशिया पैसिफिक रीजन में। उस कमेटी ने एक कंट्री को चुना है। उसमें क्या है? स्टैंडिंग कमेटीज होती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज होती हैं। ठीक है। जो परमानेंट कमेटीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज। कुछ टेम्परेरी कमेटीज भी बन जाती किसी किसी मुद्दे पे, उन्हें एडहॉक कमेटीज कहते हैं। इसी तरह से एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन है, इसके अंडर भी बहुत सारी कमेटीज हैं। तो कुछ स्टैंडिंग कमेटी भी है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब वो उस कमीशन में परमानेंट कमेटी है। वो कमेटी पेस मैनेजमेंट पे काम करती है, इंटीग्रेटेड पेस मैनेजमेंट पे। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो इलेक्शन से टर्न बाय टर्न हर एक कंट्री वहां की क्या बनती है? चेयरमैन बनती है। हाँ जी, इसमें वेट करेंगे। ये लाइव सिग्नल शायद डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, अभी सिग्नल वापस आ गया है। आप लोगों को विजिबल हो रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी बीच में सिग्नल चला गया था। अभी आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है तो सर प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। तो ये जो एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन है, इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने यूनानिमसली मिलके अभी किस कंट्री को चेयर करने के लिए बोला है? दिस कमेटी। किस कंट्री को इसका चेयरमैन बनाया है? तो दैट इज इंडिया। ठीक है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू चेयर द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडिंग कमेटी। तो एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन की हम बात करें तो ये प्लांट की हेल्थ और प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक कमीशन बनाया गया है। ठीक है। इसको अप्रूवल किसका मिला है? फाउ का अप्रूवल मिला है। फाउ का हेडक्वार्टर बता सकते हैं? अभी आपका यूडीसी एग्जाम में फाउ का हेडक्वार्टर पूछा गया था। ठीक है। यूडीसी एग्जाम में आपका फाउ का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं तो सर फाउ का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? हाँ जी, फाओ का हेडक्वार्टर बिल्कुल। यही क्वेश्चन आया था यूडीसी में, फाओ का हेडक्वार्टर। ये ध्यान रखना, जो भी खाने पीने वाली चीजें हो ना, उनका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? रोम, इटली। ठीक है, रोम इटली में मिलेगा। तो इसमें 25 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। अब कैसे क्या स्ट्रक्चर है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसको बस एक बार पढ़ के छोड़ देना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। Which of the following has become first central welfare program
टू कंडक्ट ई केवाईसी थ्रू फेशियल ऑथेंटिकेशन। देखो एक प्रोसेस होता है केवाईसी, नो योर कस्टमर। इसमें पर्पस क्या होता है इसका? मान लो आप ऑथेंटिक कस्टमर हैं या नहीं। मान लो आपने किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा, तो आप उस बैंक के ऑथेंटिक कस्टमर हैं या नहीं, उसके लिए बैंक क्या करता है, आपके बायोमेट्रिक्स लेता है, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेता है, आपका सिग्नेचर लेता है, और एक आधार कार्ड जमा होता है, जिससे आपका केवाईसी कंप्लीट होता है। ठीक है, नो योर कस्टमर वाला जो प्रोसेस है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कोई भी कंपनी करवाती है, ताकि ये कंफर्म करने के लिए कि आप ऑथेंटिक कस्टमर हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं आप किसी और के नाम पे अकाउंट यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में सरकार केवाईसी करवाती है, वो पैसा देने के लिए, ताकि ऐसा तो नहीं वो पैसा किसी गलत अकाउंट में जा रहा हो, जो पर्सन डिजर्विंग है उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो सरकार क्या है उसके लिए केवाईसी कराती है। अब केवाईसी के लिए जो सबसे अभी तक आपने जनरल देखा होगा, आप कहीं भी जैसे फोन पे, पेटीएम, इन सब की केवाईसी कराते हो तो बायोमेट्रिक्स का यूज होता है। वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स के बाद वो आपका अप्रूव कर देते हैं। लेकिन बायोमेट्रिक्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत इंडिया में आती क्या है, जो ओल्ड लोग हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स मिटने लगते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स अगर उनके मिटने लगते हैं तो केवाईसी होने में फिर दिक्कत आती है। ठीक है, उनकी केवाईसी हो नहीं पाती है, वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा, उनका पैसा अटक जाएगा। तो ऐसी दिक्कतें ना आए तो सरकार ने एक स्कीम है, उसमें बायोमेट्रिक्स की जगह फेशियल ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दिया, यानी उनको उनके फिंगरप्रिंट से नहीं, चेहरे से पहचाना जाएगा। ठीक है, तो अभी कौन सी ऐसी सेंट्रल वेलफेयर प्रोग्राम है जिसमें केवाईसी फेशियल ऑथेंटिकेशन से करवाया जाएगा? तो सवाल ये है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? हाँ जी सर, क्या है करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान नाम से भी इस स्कीम को जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत प्रधानमंत्री हर साल 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में, 2000 ईच की इंस्टॉलमेंट में सारे किसान को हर साल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लास्ट इलेक्शन से पहले इसको लॉन्च किया गया था। तो इससे फायदा क्या होगा, तो ऐसे किसान जिनके फिंगरप्रिंट्स लेने में दिक्कत आ रही है, तो उनका फेशियल ऑथेंटिकेशन करके उनको ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, जिनकी 2 हेक्टेयर तक की जमीन है। बट अब इस टाइम जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उन सबको इस स्कीम में कवर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल फार्मर स्कीम ये आपका बन गई है इस टाइम। ठीक है, हाँ, तो अगर आपके पास है तो आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है सर, तो दैट इज अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है तो सर प्लीज गिव मी थम्स अप। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, Kalasa Banduri project recently seen in news is a proposed project in which of the following states? Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh या तमिलनाडु? Kalasa Banduri project recently seen in news is a proposed project in which of the following states? कोई आइडिया नहीं है? वी विल गिव यू एन आइडिया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट ये है सर आपका कर्नाटका का प्रोजेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसको कर रही है। तो देखो, कृष्णा नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज है ना, उसमें से एक ट्रिब्यूटरी है मालप्रभा। तो घाट प्रभा, माल प्रभा, है ना, तुंगा भद्रा, ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। और
तो इसका पर्पज ये है कि ये जो महादाई दाई रिवर है, ठीक है, ये महादाई रिवर है, इसके आपका दो ट्रिब्यूटरीज हैं, कलासा एंड बंदूरी। ये मैप में आपको आई थिंक नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो कलासा और बंदूरी क्या है, ये महादाई रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं। कलासा और बंदूरी क्या है, ये महादाई रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनका पर्पस ये है कि ये महादाई रिवर का पानी कहाँ डाइवर्ट कर पाए, ये डाइवर्ट कर पाए मालप्रभा में, ठीक है। मतलब ये महादाई रिवर से पानी कहाँ डाइवर्ट करना है, मालप्रभा रिवर को डाइवर्ट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक इस तरह से मान लो ये महादाई रिवर जा रही है, मालप्रभा जा रही है, यहाँ पर एक इस तरह से लिंक बना देंगे जिससे महादाई रिवर का पानी किस में चला जाएगा, मालप्रभा रिवर में, ठीक है। और वो कलासा और बंदूरी रिवर के थ्रू भेजा जाएगा। अब उससे होगा क्या, जो मालप्रभा रिवर है तीन डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई करती है, धारवाड़, बेलगाम और गदग। तो इन तीन पानी डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की सप्लाई को ईज करने के लिए, पानी की सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट को बनाया गया है, कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पर्पज ये है, कलासा बंदूरी दो ट्रिब्यूटरीज है महादाई रिवर की, इनको लिंक कर दिया जाएगा आपका मालप्रभा रिवर से, और ये मालप्रभा रिवर को पानी पहुंचाएंगी, और मालप्रभा रिवर इन टर्न ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा धारवाड़ की, बेलगाम की एंड गदग डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। क्योंकि मालप्रभा रिवर में इतना पानी नहीं हो पाता है कि इन डिस्ट्रिक्ट में पानी की सप्लाई प्रॉपर हो पाए, ठीक है। तो धारवाड़, बेलगाम और गदर डिस्ट्रिक्ट में पानी सप्लाई का काम ये मालप्रभा रिवर करेगी, ठीक है। तो ये देख सकते हो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट भी है कर्नाटक का। अब महादाई रिवर है किसमें, ये आपका देखो महादाई रिवर है आपका गोवा से कर्नाटका जाती है, ठीक है। ये गोवा वाला पोर्शन है, गोवा से ये किधर जाती है, पद कर्नाटका जाती है। तो इसमें गोवा और कर्नाटका में कुछ वाटर डिस्प्यूट्स हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये रिवर गोवा में भी पानी सप्लाई करती है। तो अगर इस रिवर का पानी मालप्रभा रिवर में जाता है जो कर्नाटका में है, तो इससे गोवा को तो दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्प्यूट में भी थी ये न्यूज, इसको ध्यान रखिएगा। कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट ये दो रिवर से रिलेटेड है, महादाई और मालप्रभा। और ये कौन गवर्नमेंट बना रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि इससे फायदा किसको होगा सर, कर्नाटका गवर्नमेंट को होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कलासा बंदूरी समझ में आ रहा है, महादाई की ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कलासा बंदूरी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो पता होना चाहिए महादाई की ट्रिब्यूटरीज है। मालप्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है सर। क्लियर है यहाँ तक? आइए सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, recently who among the following has authored a new book titled India's finance ministers from independence to emergency? ठीक है, ये किताब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स को कवर करती है 1947 से लेकर 1977 के बीच, ठीक है। तो इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर कौन है सर? तो ध्यान रखिएगा, इस किताब के ऑथर हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य, ठीक है। अभी तक हमें 28 फाइनेंस मिनिस्टर्स मिल चुके हैं, तो लेकिन जिन्होंने हमारी इकोनॉमी पे अपनी लेगेसी छोड़ी हो, एक मार्क छोड़ा, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर्स आपको कम देखने को मिलते हैं। जैसे जब भी इंडिया के इकोनॉमी की बात की जाएगी हमेशा मनमोहन सिंह को जरूर याद किया जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर्स जिन्होंने इंडिया में अपने एक मार्क छोड़ा है, उनके रिलेटेड क्या क्या उस टाइम की सिचुएशन थी, क्या उन्होंने काम किया, ये सारी चीजें, पॉलिसी वैल्यूएशन, ये सारी चीजें इस किताब में डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम सॉलिडारिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आसियान मेंबर्स एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज सॉलिडारिटी, तो वो किस कंट्री में हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वो कंट्री हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आसियान हमारा इंटरेस्ट है ना। आसियान से रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए।
बिल्कुल, ये एक्सरसाइज आपका ऑर्गेनाइज हो रही है इंडोनेशिया में, ठीक है। आसियान इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी अमिड्स राइजिंग टेंशंस अमंग द एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, ठीक है। आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो ये आपका आसियान जो है, इसको किसने लॉन्च किया है, वो सॉरी, आसियान के बारे में ये एक्सरसाइज तो इंडोनेशिया में आ रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखना ये है, आसियान के मेंबर्स कौन है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता, और 8 अगस्त इज ऑब्जर्व्ड एज आसियान डे, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखना है रिगार्डिंग इंडोनेशिया। मोटो के चांसेस कम है, बट फिर भी एक बार देख लेना, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन, मतलब वन 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 जहाँ दिखे वो आसियान का काम है। ये कंट्रीज आसियान के मेंबर्स हैं। म्यांमार है ना, फिर ये आपका थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये आपका मलेशिया, ये वाला है ना, ये छोटा सा कंट्री ब्रूनी, ये छोटा सा कंट्री सिंगापुर, और ये पूरा इंडोनेशिया, ये पूरा फिलीपींस, ये सब मेंबर्स हैं आसियान के, तो इसको ध्यान रखिए। Moving to the next question, question number 88. Recently, Union Home Minister Amit Shah has laid the foundation stone of the Balidan Stump in which of the following cities? बलिदान स्तंभ का फाउंडेशन स्टोन यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने रखा है किस सिटी में? लेह में, श्रीनगर में, गैंगटोक में, या फिर ईटानगर में? बताइए, बलिदान स्तंभ कहाँ पर रखा गया है? लेह में, श्रीनगर में, गैंगटोक में, ईटानगर में? ध्यान से बताना, अगर आंसर ईटानगर हुआ तो बड़ा दुख होगा, तो सोच समझ के आंसर देंगे। हाँ जी सर, ईटानगर नहीं लग रहा है किसी को? कोई नहीं है किसी ईटानगर लग रहा हो? चलो, ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर है श्रीनगर, बिल्कुल सही बात। अगर नहीं लग रहा ईटानगर तो बिल्कुल सही लग रहा, करेक्ट आंसर है श्रीनगर। तो अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो श्रीनगर गए थे, तो उन्होंने बलिदान स्तंभ, है ना, यहाँ क्रिएट क्रिएट किया जा रहा है, तो उसका जो फाउंडेशन स्टोन है उसको यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये बलिदान स्तंभ एक तरीके का पिलर होगा, स्तंभ मतलब पिलर, जो याद करेगा उन शहीदों को, उन बलिदानों को जिन्होंने देश की खातिर, देश की सिक्योरिटी की खातिर अपनी जान दी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 89। रिसेंटली पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैज बीन कंफर्म द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द नील बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अभी तो फिलहाल नहीं आए। हाँ, तो ऐसे सोचना होता है कि ये तो जून का करंट अफेयर्स है, जून में तो अमित शाह जी नहीं आए, तो कैसे हो सकता है? रिसेंटली श्री नरेंद्र मोदी हैज बीन कंफर्म the highest civilian honor, Order of the Nile, by which of the following countries? Egypt, Israel, Burundi, या फिर युगांडा? Order of the Nile. PM Shri Narendra Modi has been conferred the highest civilian honor, Order of the Nile, by which of the following countries? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। नील से समझ जाना, तो सर नील कहाँ है? इजिप्ट में, ऑर्डर ऑफ द नील। ये वहाँ के जो आपका प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर अब्दुल फातेह अल सीसी, उन्होंने ऑर्डर ऑफ द नील किसको दिया है? हमारे प्रधानमंत्री को दिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री बन गए फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द अवार्ड। चलो ठीक है, ये न्यूज़ भी वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ज्योग्राफी और इजिप्ट भी समझना बहुत जरूरी है। ये इजिप्ट है सर, है ना। इजिप्ट में आपको एक रिवर मिलेगी, नाइल रिवर, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट अमेजोन है, लॉन्गेस्ट कौन सी है? नाइल रिवर है। ये नाइल रिवर आपका, ये इधर से सूडान से होती हुई आती है, और ये फाइनली किस में चली जाती है? मेडिटेरेनियन सी में चली जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पेनिनसुला, ये भी इजिप्ट का पार्ट है। सिनाई पेनिनसुला इसे कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, ये भी इजिप्ट का पार्ट है। ये सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट इजिप्ट का जो मेन लैंड पार्ट है, इन दोनों के बीच से ही एक कैनाल बनाई गई है जिसे कहते हैं सुइज कैनाल, ठीक है।
स्विस कैनाल यूरोपियंस ने बताया बनाया था, बट इसको जमाल अब्दुल नसीर जो इजिप्ट के एक टाइम के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने इजिप्ट नेशनलाइज करके इसको इजिप्ट का हिस्सा बना दिया। ठीक है। ये स्विस कैनाल दुनिया के ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको यूरोप से एशिया को जोड़ती है। अदरवाइज आपको होगा क्या, ये पूरा इधर से अफ्रीका पार करते हुए जाना पड़ता है। ठीक है। ये अफ्रीका है, ठीक है, ये यूरोप है, तो इधर आपका इजिप्ट है। तो अगर ये स्विस कैनाल नहीं होती तो ये हमें पहले ऐसे आना पड़ता था, क्योंकि स्विस कैनाल आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है। पहले यूरोपियंस कैसे आते थे, पहले यूरोपियंस पूरा इस तरह से अफ्रीका से घूम घाम के फिर इधर इंडिया की तरफ एंटर करते थे। ठीक है। इसीलिए यूरोपियंस काफी लेट इंडिया आए थे। अरब्स का ट्रेड हमेशा से इस रूट से चलता रहा इंडिया के साथ, इस तरह से अरब्स आते रहे, सेंट्रल एशियन इस तरह से इंडिया में आते रहे, लेकिन यूरोपियंस के पास कोई रास्ता नहीं था, ये अरब्स पे डिपेंड थे। ठीक है। तो फिर इन्होंने रास्ता ढूंढा, तो पहला पर्सन आपको पता है वास्को ड गामा था यूरोपियंस ने, जिसने इंडिया आने का रास्ता यहाँ ऐसे ढूंढा। तो पहले ये लोग ये लंबा रूट लेते थे, फिर धीरे धीरे सोचा गया यार यहाँ से कैनाल बना के डायरेक्ट जा सकते हैं, तो इसीलिए ये स्विस कैनाल बना दी गई, जिससे हम डायरेक्ट यूरोप से एशिया को कनेक्ट करते थे। तो स्विस कैनाल का अपना बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। और बहुत ही सर ये आप कह सकते हैं नैरो रास्ता है ना, बहुत ही नैरो पाथ है। अभी कुछ साल पहले यहाँ पर एक शिप भी फंस गया था, एवरग्रीन नाम का। ठीक है। तो उस वजह से यहाँ का बहुत ज्यादा ट्रैफिक रुक गया था और काफी मतलब लॉस हुआ था उसकी वजह से। तो स्विस कैनाल ध्यान रखिएगा, ये इजिप्ट से गुजरती है। यहाँ पर एक पोर्ट है, पोर्ट सईद। ठीक है। और ये सिनाई पेनिनसुला है, और इधर एक गल्फ ऑफ अकाबा है, और ये इधर है रेड सी, और ये है मेडिटेरेनियन। तो स्विस कैनाल किन दोनों को कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है आपका स्विस कैनाल। ठीक है सर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी मैं बताना चाह रहा था रिगार्डिंग इजिप्ट। बाकी इजिप्ट की कैपिटल भी ध्यान रख लें तो बढ़िया है, कायरो। कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। ठीक है सर। तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग इजिप्ट। कभी कभी आसवान डैम भी पूछ लेता है, आसवान डैम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इजिप्ट। ठीक है सर। दैट इज ऑल अबाउट इजिप्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है तो सर प्लीज गिव मी थम्स अप। इजिप्ट ही आपका देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी पास होता है। ठीक है सर। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इजिप्ट का मैप समझ में आ रहा है तो काइंडली गिव मी थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following countries will host the FIFA World Cup in 2025? हाँ जी, फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2025? तो सर दैट इज योर यूएसए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2025? दैट इज यूएसए। तो यहाँ पर मैंने यूएसए का मैप भी ऐड कर दिया, ताकि एक बार आप थोड़ा सा यूएसए के फिजिकल ज्योग्राफी को भी समझो, है ना। ये इधर देखो, ये यूएसए में पैलेशियन माउंटेन्स है, ये फेमस रॉकी माउंटेन्स है यूएसए का। ठीक है। इधर ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए देख सकते हो, नायग्रा फॉल्स है यूएसए का। ठीक है। आपका डेथ वैली, द फेमस डेथ वैली, ग्रैंड कैनियन, ये सब आपको यूएसए में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये सारी लोकेशंस पूछता रहता है कहाँ पर लोकेटेड है, रॉकी माउंटेन्स पूछता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए ये नॉर्थ अमेरिका यूएसए में आपका लोकेटेड है। ठीक है सर। चलिए, तो ये एक बेसिक मैप था रिगार्डिंग यूएसए। मुझे नहीं लगता यूएसए की कैपिटल बताने की जरूरत है, आई होप ये पता होगी आपको। इट इज वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी
इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। तो एक बार यूएसए का मैप भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स हैज स्टॉप्ड द ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI 2022 इन ग्रुप ए। देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल का तरीका अलग अलग है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत, रिड्रेसल का मतलब है उस शिकायत का निवारण, मतलब उस शिकायत का ठीक कर देना। जैसे आपने किसी को कंप्लेंट की तो कितनी मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्लेंट आपकी सुनी जाएगी और उसको सॉल्व किया जाएगा। रिड्रेसल मतलब उस ग्रीवेंस का सॉल्यूशन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो जो शिकायतें आती थी, उन्होंने अपनी शिकायतों को कैसे सॉल्व किया उसको एसेस किया गया। ठीक है, एक पोर्टल है, अभी मैं उस पोर्टल के बारे में बताऊंगा गवर्नमेंट का। तो उस पोर्टल में सारे ग्रीवेंसेस आ जाते हैं, कलेक्ट होते हैं ना। तो वो पोर्टल एक्सेस करता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना अच्छा काम किया। तो उसी की एक इंडेक्स बनाई गई है। तो उसी में वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने ग्रीवेंस रेड्रेसल एंड असेसमेंट एंड इंडेक्स को टॉप किया। हाँ जी, तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हमारे ग्रीवेंसेस को सबसे अच्छे से लिया, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है, ये असेसमेंट का तरीका, ये किसने बनाया था? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर। ठीक है, एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर सारी आपकी जो शिकायत हैं वो लॉन्च की जाती हैं, और ये सिंगल पोर्टल है जो सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अपने अपने मतलब की जो ग्रीवेंसेस हैं सारे डिपार्टमेंट्स कलेक्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और इसी पोर्टल की मदद से हमने एसेस किया कि किस डिपार्टमेंट ने कितने बेहतरीन तरीके से अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया। ठीक है, चलिए सर, तो आज यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 तक अभी मैंने प्रिपेयर किया है, आज यहीं तक पेपर पढ़ा था। ठीक है, चलो इसके आगे के फिर क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में जब भी करंट अफेयर्स की होगी, ये आपका जून वाला करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जुलाई का स्टार्ट करेंगे। जुलाई पर भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा एक दो दिनों में। ठीक है, तो जून का तो अब कंप्लीट होने ही वाला। ठीक है सर, चलिए फिर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। पीडीएफ के लिए नंबर मैंने आपको दे ही रखा है, व्हाट्सएप कर देना। 9990784642 है ना, इसके स्क्रीन शॉट भेज देना। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।